इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं सवाल यही पूछूं कि 2 दिन बाद शायद 26 जून को आप तकरीबन 57 साल के हो जाएंगे। 52-53 साल जो आपका अलग अलग लेवल पे एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस रहा, शुरू में पढ़ाई वाला एग्जाम, बाद में राजनीतिक तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में, 21 जून वाले एग्जाम को कहें कि परिस्थितियों ने शायद थोड़ा सबसे टफ एग्जाम बना दिया था, तो गलत नहीं होगा ये कहना? देखो, 21 जून को अच्छे से नीट संपन्न हो गई है। सभी की उसमें सहयोग रहा। विद्यार्थियों को अनेक अनेक शुभेच्छा, उनके अभिभावकों को अनेक अनेक आभार। इस परीक्षा को सफलता के साथ संपन्न करने के लिए जितने सारे जिम्मेवार लोग थे, मैं तो धन्यवाद दूंगा सभी भारत की जिला के अधिकारियों को, सारे राज्य सरकार की वरिष्ठ अधिकारियों को, राजनीतिक नेतृत्वों को, किसी भी पार्टी का भी हो, या भारत सरकार की जिन जिन विभागों ने इसको संपन्न करने में सहयोगी की भूमिका निभाई, सर्वोपरि इसके जुड़े हुए सारे शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार के लोगों को, समाज को मैं आभार प्रकट करता हूं। जब जब कभी समाज के सामने परीक्षा होती है, समाज सामूहिक रूप में एकत्रित होकर उस चुनौती को स्वीकार करता है। इस बार भी नीट के एग्जाम जो री नीट करना पड़ा, 3 मई को जो एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें जो दुर्घटना हुई, उसी उपरांत देश में जिस प्रकार की बच्चों के अंदर मानसिकता बनी, जिस प्रकार की वो एक मानसिक तनाव में रहे, हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता था उन बच्चों को कैसे सुचारू रूप में 21 जून को परीक्षा में उपलब्ध करा देना, उनको व्यवस्थित परीक्षा संपन्न करा देना। आत्मसंतोष इसी में मिलता है कि अच्छे से परीक्षा हो गई है, सब बच्चे बढ़िया से परीक्षा दिए हैं, यही सबसे बड़ा उपलब्धि है। इस बार जब एग्ज़ाम लीक हुआ और उसके बाद जब दोबारा एग्ज़ाम कराना था, तो बमुश्किल 36-37 दिन का ही समय था। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इतने कम दिनों में इतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कराना जैसा हुआ। क्या क्या बड़े चैलेंजेस समझ में आ रहे थे और उसके लिए क्या कुछ किया गया था? देखिए, पिछले 3 मई की परीक्षा भी व्यवस्थित हुई थी। एक एरिया में जहाँ क्वेश्चन पेपर बनता है, उस एरिया में जिन जिन संबंधित शिक्षक, सब नहीं थे उसमें से चंद शिक्षक समझौता कर दिए थे, कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। वो रक्षक थे, उनकी दायित्व था, लाखों बच्चों की भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, वो ही भक्षक बन गए। यही सबसे गंभीर विषय था। इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया से लेके परीक्षा पूरा होने तक और प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र फिर दिल्ली तक लौटने का, ये जो पूरा कमांड चेन था, उसको पवित्रता के साथ, सैंक्टिटी के साथ उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। सबके जैसे मैंने कहा कि सभी की उसमें भूमिका रही। 2.5 लाख अधिकारी कर्मचारी उस काम को इम्प्लीमेंट करने में विभिन्न स्टेज पे लगे। पूरा भारत सरकार की CAPF और राज्य सरकारों की, सभी राज्य सरकारों की जिला स्तर की अधिकारी, पुलिस अधिकारी इसकी सिक्योरिटी में लगे। लाखों की संख्या में सर्विलांस सिस्टम लगी। सारे मजिस्ट्रियल कैपेसिटी के साथ एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक, यानी बैंक से जब परीक्षा प्रश्न पत्र गया सेंटर तक, उसमें लोगों ने दायित्व निभाया। जिन टीचरों ने क्वेश्चन पेपर बनाए, उनको हमने अपेक्षा किया तो आप थोड़े दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, सभी ने सहयोग किया। 15 दिन एक आइसोलेटेड प्लेस में बैठ के, वैसे जैसे बजट तैयार करते हैं उस तरह का काम, बजट स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन हुई। यही चुनौती था। इसलिए लोगों को, एक पंचों को एकत्रित करके एक बड़े उद्देश्य के लिए प्रेरित करना, ये भी आप सब मनुष्य है, सबको चुनौती था। सबने सहयोग किया, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप मुआयना करने भी गए थे जहाँ क्वेश्चन सेट किया जाता है? एक बार गया था, कैसे सूर्य की सुरक्षा, शुचिता कैसे है। मैं भी बड़े टाइट स्क्रूटिनी के साथ अंदर तक एक बार जाके आया। मैं दूर से देखा, शिक्षक उसके काम पे लगे थे और मैं उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गया था। मैं उनको इसलिए कहने लगा, भाई आपको थोड़े दिन हम कष्ट देंगे, लेकिन शहर से सबने स्वीकार किया था। क्वेश्चन सेट वगैरह करने को लेके भी कुछ निर्देश दिया गया था कि बहुत व्यापक किया जाए, नंबर से ज्यादा। देखिए, एक आरोप रहती थी, एक अपेक्षा रहती थी कि भाई जिस प्रकार के हमारे देश में 60-65 स्टेट और CBSE को मिला के बोर्ड से, मूलतः सब NCF NCERT की आलाइन है। कभी कभी NCERT से ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाता है। इस बार हमारे जो प्रश्नकर्ताओं को एक सुझाव था, आप NCERT की किताबों के अंदर से, उनके पाठ्यक्रमों के अंदर से आप प्रश्न पत्र बनाइए। ऐसे हुआ है जो विद्यार्थियों का
प्रारंभिक रिएक्शन उसी दिन आया। विद्यार्थी प्रश्नों को लेकर संतुष्ट थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पहले आ जाते रहे, ऐसी शिकायतें आती थी जिनके मल्टीपल आंसर सही होते थे। इन सारी चीज़ों का बेहतर ध्यान रखा गया था इस बार। शिक्षाविदों ने उसके ऊपर ध्यान दिया है। ट्रांसपोर्टेशन को लेके एयरफोर्स की कैसी भूमिका रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा हुई इस बात को लेकर और आगे उसके देखिए, पॉलिटिकल ये भारत की एयरफोर्स है। भारत में जब जब कभी चुनौती रहता है, हमारी इस प्रकार की संगठन काम पे आते हैं। मैंने जैसे आपने इस प्रकार की सहज परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने में 6 महीना लगता है। इसको हमको 38 दिन में पूरा करना था। देश की मौसम की चुनौती आ चुका है। अभी तक पूरा पूर्वी भारत में बारिश हो रहा था। प्रश्न पत्र जहां छपा, वहीं से फिर पोस्टल के माध्यम से 500 से ज्यादा शहर तक पहुंचना, फिर आगे 5400 केंद्र तक पहुंचना। इसकी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, उसकी सिक्योरिटी और उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करना एक बड़ा दायित्व था। उसमें हमने एयरफोर्स की मदद मांगी। एयरफोर्स को मैं आभार प्रकट करूंगा, रक्षा मंत्री जी को आभार प्रकट करूंगा। उनकी सहयोग से एयरफोर्स भी काम पे आया और एयरफोर्स सुचारू रूप से प्रश्न पत्र को लेके गया। ऐसे ही परीक्षा के बाद प्रश्न उत्तर पत्र को भी लेके आया है दिल्ली। अगले साल से जब ये एग्जाम होगा तो कंप्यूटर बेस्ड यही कोशिश है। मतलब ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी चर्चा पहले भी होती थी। हम आग्रह करते थे कि इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कन्वर्ट किया जाए। अभी देश में लगभग सीबीटी तथा अन्य अनेक प्रश्न अनेक परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हो चुका है। इसको भी हम अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर ले जाएंगे। राधाकृष्ण कमेटी की यही भी रिकमेंडेशन था। हमने पिछले साल करते तो अच्छा होता, लेकिन इस साल इसको जब अगले साल हम करेंगे उसको निश्चित रूप में सीबीटी करेंगे। इस बार के लेकिन एग्जाम में एक चीज़ देखें कि जैसे लखीसराय में एक मामला सामने आया कि बायोमेट्रिक कंपनी जिसने सबलेट किया काम को, एनटीए ने जिसको दिया था उसने सबलेट किया और वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और उसने कुछ छात्रों को, डॉक्टर को उसने अंदर प्रवेश कराया था। तो अच्छा हुआ कि समय पर उनकी गिरफ्तारी हो गई, कुछ गलत करने में सफल नहीं रहे। लेकिन इस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम मिल जा रहा है। अभी भी लगता है बहुत लूपहोल्स बाकी रह गए। 5400 केंद्र जब बनता है, एक सेंट्रलाइज प्रोसेस चलाते चलाते इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए हमने मल्टी लेयर प्रिवेंशन सिस्टम रखा है। इसलिए तो लखीसराय में उसको पकड़ा गया। एक स्टेप कोई ब्रेक किया तो दूसरे स्टेप में वो पकड़ में आ गया। ये व्यवस्था की जो फुल प्रूफनेस हम जो कहते हैं ना, इसकी कोशिश किया गया है। इसकी समाधान धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी और इसको देखिए, खेल की नियम बदलने से नहीं होगा, खेल की प्रक्रिया को बदलना, खेल ही को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहूँ, इस बार की जो इस प्रकार की स्थिति बनी, मैं रोज समाज जीवन में देख रहा था, कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति ओपेड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या कभी मिलते हैं तो अनेक प्रकार की सकारात्मक सुझाव भी देते थे। जो लोग हमको आलोचना भी करते थे, उस आलोचना को स्वागत करता हूँ। उसमें से कई सारे अच्छे सुझाव भी था। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ। कई लोगों को भाई ऐसे कैसे हो जाएगा अपना, हमारे देश में हम ऐसे बच्चों को ऐसे कैसे करेंगे, इस प्रकार की जो जेन्युइन कंसर्न था, उसमें जो बहुत अच्छे सुझाव भी था। हम आने वाले दिनों में सारे सुझावों को एकत्रित करके राधाकृष्ण कमेटी से मेरा अपेक्षा रहा है कि आप विमर्श को और बढ़ाओ, एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी और बढ़ाओ और सरकार को एक पुख्ता परामर्श दो कि हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था एग्जामिनेशन की एंट्रेंस के लिए और हायर एजुकेशन के लिए कैसे उसको सुव्यवस्थित कर पाए। 3 मई को जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, वो किस दिशा में है और क्या उम्मीद जताई जाएगी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने उस काम को किया, जो उसमें शामिल रहे हों? मेरा पूरा भरोसा हमारी सीबीआई के ऊपर है। मैंने जितना अखबारों में पढ़ा, सीबीआई सही दिशा में शायद जा रहा है, जड़ तक जा रही है। जो लोग इसमें गड़बड़ियां किए, असाधु उपाय अवलंबन किए, व्यवस्था को तोड़ने का कोशिश किए, सब तक सीबीआई पहुंचा है। सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमने ये सीबीआई से भी अपेक्षा रखा है। उनको फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाए, इनको मैंने उनके मन में भय पैदा हो, उस प्रकार की डर उनके मन में पैदा, उस प्रकार के उनको दंड दिया जाए। केवल क्रिमिनल केस नहीं ना करे। हमने एनटीए को कहा कि तो सब आप जिन लोगों ने अब ये व्यवस्था को तोड़ा, सबने आपके साथ सिविल एग्रीमेंट भी किया है, उन्होंने एमओयू किया है, कोड ऑफ कंडक्ट में बंधे हैं, वो उनको उसने उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, उन्होंने भरोसा तोड़ा, उसके ऊपर सिविल सूट भी करनी चाहिए, उनकी सारे संपत्तियों को जब्त करनी चाहिए। ये भी मैंने एनटीए को परामर्श दिया है। आने वाले दिनों में एनटीए और हमारे जो
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई टाइप के लोग, उनको निश्चित रूप में उसकी जड़ तक जाएंगे, कार्रवाई होगी। 21 जून वाले एग्जाम के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए गए जिनका सीधे सीधे असर किसी को भी समझ में आ रहा था। एक तो कि एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, दूसरा टेलीग्राम जैसे ऐप का जो दुरुपयोग किया जा रहा था उसको लेके पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में सख्ती रखी गई। अपोजिशन इन दोनों बातों को लेकर माहौल उड़ा रहा था, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक बात है। इन दिनों में हमारी प्रतिपक्ष, देखो प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी का भूमिका है, वो हमको प्रशंसा नहीं करेंगे, हमारी कार्यक्रमों को स्क्रूटिनी करेंगे, करना भी चाहिए। हमारी कहीं कमी रहा है तो हमको उसको उंगली उठाएंगे, उसमें हमें उसको, मैं तो व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार की आलोचना का स्वागत करता हूं। लेकिन इसकी प्रमुख स्टेक होल्डर कौन थे? स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, छोटे उम्र के बच्चे थे। हम ऐसा कुछ ना काम करें जिसमें बच्चों के मन में मेंटल टेंशन हो जाए, उनकी मेंटल कंडीशन और खराब हो जाए। विशेष करके कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व ने जिस प्रकार की इरेस्पॉन्सिबल व्यवहार पिछले दिनों में किया है, बच्चों की भावना को लेके, बच्चों के मन में भ्रम, डर, भय पैदा करने की जो पूरा कोशिश किया है, वो तो चाहते थे एनटीए की एग्जामिनेशन, नीट की एग्जामिनेशन फेल हो जाए, किसी ना किसी प्रकार के विघ्न आ जाए। वो समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सब मिलकर जब सफलता प्राप्त हुई, उनको आज कष्ट हो रहा है। वो तरह तरह की पैंतराबाजी कर रहे हैं, ये गैर जिम्मेवार लोग हैं। 21 जून को एग्जाम होना था और एग्जाम से पहले राहुल गांधी कोटा पहुंचते हैं, वहां प्रोटेस्ट रखते हैं। अब जाहिर तौर पे 3 दिन बाद एग्जाम होना है, वहां पे छात्रों को बुलाया जाना प्रोटेस्ट के लिए, कैसा लगा कि नेता प्रतिपक्ष? ये तो प्रायोजित था ना, ये बच्चों के मन में कहा ना, भय, डर और शंका, भ्रम पैदा करने की दूसरी नाम है राहुल गांधी जी। खुद विषयों में स्पष्ट नहीं है, भारत को समझते नहीं है। बड़े भाई का रोल, अभिभावक का रोल, समाज के वरिष्ठ नागरिक का रोल क्या है? किसी भी परिस्थिति में हम समाज को पहले संभाले। हमें आलोचना से घबराहट नहीं है, आलोचना होनी चाहिए, हमारी भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की कॉस्ट पे होगी क्या? स्टूडेंट फास्ट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। उन्होंने केवल कोटा नहीं पहुंचे। एक अनुभव मेरा हुआ, 19 जून को एक शाम को कहीं खबर आई कि नागपुर की एक विद्यार्थी, उसकी सेंटर अबू धाबी हो गया है जी। हमको भी न्यूज में आप लोगों के माध्यम से पता चला। वो उसकी, उस स्टूडेंट्स की, उस छात्र की ना खुद या ना परिवार वाले कोई एनटीए को संपर्क किया। एनटीए ने सो मोटो उनको संपर्क किया। जब उनको एनटीए को उन्होंने कहा कि हम तो परीक्षा देना, अभी परीक्षा देना चाहते हैं नागपुर में, एनटीए ने ये नहीं देखा वो अप्लाई कहां का क्या था। एनटीए के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया दूसरे दिन सुबह उसके पिताजी से, और उसके तुरंत चंद मिनटों के बाद माननीय राहुल गांधी जी से, कि एनटीए ने गड़बड़ कर दिया। जबकि एनटीए तब तक स्पष्ट हो चुका था कि जो बालक, जो लड़का खुद अपने पिताजी की आईपी एड्रेस में 3 बार अप्लाई ट्राई किया है एप्लीकेशन करने के लिए कि मेरा सेंटर दुबई, अबू धाबी हो जाए, उन्होंने 4 दिन पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 4 दिन पहले नहीं बताए। ये तो पैटर्न ध्यान में आती है। जब तथ्य रख दिया गया है कि भाई ये सारा विषय इन्होंने खुद अप्लाई किया था, उनकी चॉइस था अबू धाबी, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने उसको इशू बनाया। क्या बनाना चाहते थे? बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते, एनटीए के ऊपर अनास्था प्रकट करवाना चाहते थे। तो आप देश की जिम्मेवार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, आपसे संवेदनहीन व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। बात वहां तक रुकी नहीं। उनकी पार्टी की एक रैली हुई 21 तारीख को बेंगलुरु में जी। रैली किस समय में होती है? जिस समय बच्चों को परीक्षा केंद्र पे आना होता है। 3 बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंच नहीं पाए उस रैली के कारण। उनके अभिभावकों ने समाज, मीडिया के सामने, हम तो मीडिया से देखे उस चीजों को। उस रैली में कौन संबोधित कर रहे थे? स्वयं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर खड़गे साहब। बीच का व्यवहार हो अबू धाबी की केस में, या 21 के व्यवहार हो बेंगलुरु की केस में, यह कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की इरेस्पॉन्सिबल, संवेदनहीन व्यवहार है। उनको तो देश को माफी मांगनी चाहिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों को माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ हमने देखा आपका एक वीडियो, जैसे जो सृष्टि छात्रा थी उनके लिए कैसे
अरेंजमेंट सब कुछ किया गया, दूसरी तरफ इस तरह के फेक चीज़ों को लेकर अटैक किया जाना वो मामले को और ज़्यादा पेचीदा कर रहा था, दबाव, अतिरिक्त अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश। देखो, ये तो इसको क्या कहा जाए, इसको जितना भी एक सभ्य समाज में जितना भी कठोर शब्द में इस अराजक तत्वों को निंदा किया जाए, जो भारत की नई पीढ़ी की हौसला को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत की भविष्य की पीढ़ी की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उनको मन में डर और भ्रम पैदा कराना चाहते हैं, इनको क्या उनसे अपेक्षा किया जाए। इनकी उनकी बैकग्राउंड ऐसी है, देश की कष्ट में वो राजनीति करते, देश की जनता को कष्ट में रख के वो राजनीति करते हैं, ये उनकी इतिहास रहा है, इनसे क्या अपेक्षा करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बहुत आग बबूला हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग छात्रों को उनके शब्दों में दहशतगर्द कहा जा रहा है, इतने छात्रों की जान चली गई, मंत्री संवेदनशील नहीं है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, जिन छात्रों की प्राण हानि हुई, मैं खुद उसके लिए बहुत चिंतित हूँ, दुखित हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को उसके लिए, मेरे भी कुछ दायित्व था, मैं उस दायित्व से कभी भी, केवल इस घटना नहीं, आज समाज में कैंपसेस में जब कोई भी विद्यार्थी इस प्रकार की एक्सट्रीम स्टैंड लेता है, मैं भारत की छात्र और युवा राजनीति से आता हूं, मेरे सामाजिक जीवन में हमारी प्रतिबद्धता इस प्रकार की घटना ना हो, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से इस घटना होती है, इसके लिए मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं, मैं उससे बाहर नहीं हो सकता हूं। लेकिन खड़गे साहब, आप देश की एक बड़े जिम्मेवार नेता हो, आप इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप ही रैली एड्रेस कर रहे थे, आप ही की रैली के कारण बच्चे सेंटर पे नहीं जा पाए, आप बच्चों की वकालत करते हो, आप कहां बच्चों के साथ हो। आपकी नेता कोटा में जाके बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते थे, आपकी नेता ने 20 तारीख को बच्चों को और भ्रमित करने के लिए एनटीए स्टैंड लेना चाहते थे। टेलीग्राम तमाम प्रकार की अफवाह फैलाता था, भ्रम फैलाता था। भारत सरकार ने स्टैंड लिया कि भाई इसको कम से कम परीक्षा होने तक इसको बैन किया जाए, बैन किया। भारत सरकार ने हिम्मत दिखाई, बच्चों की हित हमारी सर्वोपरि है। कोर्ट में केस पहुंचा टेलीग्राम को, वकील कौन थे? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। उससे और शर्मनाक बात, उसको राहुल गांधी ने टेलीग्राम को क्यों बंद किया, उसकी वकालत करते थे। जो टेलीग्राम भारत की परीक्षा को भ्रमित करने के काम करता है, भारत की बच्चों के मन में भ्रम पैदा कराता है, उस टेलीग्राम का हिमायतकार करते हो। इसलिए मैंने कहा, आप देश को भी समझे ही नहीं, देश की सामान्य लोगों के मन में फीलिंग क्या आपको जानकारी नहीं है। आपको हमारी प्रति घृणा हो सकती है, आप तो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नहीं किए देश की प्रधानमंत्री करके, हम तो आपकी दया पे नहीं है, देश की जनता की फैसला है। ये आपकी व्यक्तिगत कुंठा की विषय है, आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप मानते हो देश हमारी जागीर है, हम ही शासन चलाएंगे, आजीवन शासन चलाएंगे। देश की जनता ऐसे नहीं माना, देश की युवा ऐसे नहीं माना। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये देश आपकी प्रॉब्लम को देश की प्रॉब्लम मत मानो। आप तो देश के सामने शर्मसार होना चाहिए, हमने देश को निंदित किया है। प्रधानमंत्री को हमने देखा कि एयरपोर्ट पे वो आए और वेट किया उन्होंने कि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ जैसे कि आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली के चलते अगर छात्र एग्जाम सेंटर पे ना पहुंच पाए, और उसमें जो सफाई दिया गया उसमें ये कहा गया कि रैली का टाइम तो ये था, एग्जाम का टाइम ये था, मतलब इस तरह की बातें। तो बेहूदी बातें, बेशर्मी का ये हद है। कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको तो बिना शर्त देश को क्षमा मांगना चाहिए। वो लोग तो क्षमा मांगने के बजाय छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। 28 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उनके नेता, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बुरा किया। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप में किसी भी गाली को खाने में कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप भ्रमित मत करो विद्यार्थियों को। आपके सारे कारनामे, तथ्य जो मैंने दिया आपको, आपकी कोटा की रैली हो, आपकी 20 जून की नागपुर की विद्यार्थी की बहाने पे भ्रम पैदा करना हो, या बेंगलुरु रैली में रैली आयोजन करके उसकी सबसे शर्मनाक बात था, आप उसमें वकालत करते। हमारा रैली का टाइम अलग था, 11 बजे से विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग टाइम रखा गया था, उसी समय आपने रैली किया, आपके कारण बच्चे नहीं जा पाए।
बंगाली भाषा में एक मुहावरा है, जारो मुख्य लज्जा नहीं ताकि हमें डरी। इन लोगों को हम तो डरते हैं भाई, ये तो बेशर्म लोग हैं, गैर जिम्मेवार लोग हैं, इनसे क्या हम उत्तरदायित्व अपेक्षा करेंगे। एक और माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और इस तरह की चीजें, मतलब युवाओं के अंदर अनरेस्ट है, इस तरह का माहौल बना के आप लोगों की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं, कोई चैलेंज है? ये जो प्रजातंत्र में जो लोग विफल हो चुके हैं, जो लोग परिवर्तन की नारा देके लोगों को सबसे ज्यादा धोखा दिए, ये उनका अपशूट है। ये देश में जो अनास्था अविश्वास की वातावरण पैदा करने का एक राजनीति की जाती है, इसकी ये बी टीम है। ये ए टीम बी टीम की सांठगांठ से ये इस प्रकार के भ्रम पैदा किया जाता है। और कांग्रेस का जो अभियान शुरू होने वाला है छात्रों की गूंज के नाम से, वो कोई चैलेंज मानते हैं आप उसे? देखिए, राहुल गांधी जी खुद को री इन्वेंट शायद 2-4 दर्जन बार कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता अनेक समय से उनकी उस पैंतराबाजी की पास नहीं जाता है। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है, देश की नेता प्रतिपक्ष है। जनता के पास जाके वो किसी भी भाषा में बोले, बात करे, हम कौन होते उसमें आपत्ति उठाने के लिए? जनता को तय करना चाहिए, जनता तय कर रही है। प्रजातंत्र में जनता की फैसला सर्वोपरि होनी चाहिए। जनता ने बार बार फैसला किया है, वो राहुल गांधी जी और 2-4 बार खुद को री इन्वेंट करे, री लॉन्च करे, हमें कहा, हम तो शुभेच्छा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को आप लोगों की सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद किया है। देखिए, जिस खानदान में दशकों तक देश की बागडोर रही, जिस पार्टी को अखंड दायित्व सर्वभारत स्तर पर लंबे समय तक रही, जिस पार्टी की नेतृत्व 2004 से 14 तक रही, मैं 2-3-4 उदाहरण आपको दूंगा। इन दिनों में भारत की मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ी है 14 के बाद, वो बढ़ के 50-55 हजार से बढ़ के 1,40,000 हो गई है। ये शिक्षा की अव्यवस्था के लक्षण है। भारत की यूनिवर्सिटियों की संख्या 2014 में 650-700 होती थी, वो संख्या भी बढ़ के 1300 हो गया है। ये अव्यवस्था के लक्षण है। भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 21-22 से बढ़ के 30 हो चुकी है, ये अव्यवस्था के लक्षण है। भारत की कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, ये अव्यवस्था के लक्षण है। भारत की लड़कियां स्टेम एजुकेशन में दुनिया की अन्य देशों की तुलना में अव्वल नंबर पे आ रहे हैं, ये अव्यवस्था के लक्षण है। अभी अभी क्यूएस रैंकिंग के रिजल्ट आई है। 2014 में 11 इंस्टीट्यूशन होते थे, आज 52 इंस्टीट्यूशन पहुंचे हैं। हमारे दिल्ली आईआईटी, बॉम्बे आईआईटी और मद्रास आईआईटी विश्व की 500 में से 200 कैटेगरी के अंदर, 200 से 100 कैटेगरी के अंदर संस्था हो चुके हैं। स्किल मैन पावर में भारत की क्यूएस रैंकिंग में स्थान बढ़ रहा है। इनोवेशन में भारत की, इनोवेशन इंडेक्स में भारत की संख्या, मानक बढ़ रहा है। अभी अभी फ्रांस की नीश करके एक शहर में भारत की 120 डीप टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री गए थे, विश्व की नेतृत्व को दिखाने के लिए गए थे। 500 से ज्यादा विश्व भर के सीईओ वहां आए थे। भारत की नौजवानों को नई उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री खुद गए थे विश्व दरबार में उनको परिचय कराने के लिए। लगभग 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट टाइप हुई वहां। 500 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई, इंस्टीट्यूशन टू बिजनेस मीटिंग हुई। क्या ये सब भारत की शिक्षा व्यवस्था की खराब लक्षण है? हाँ, और बहुत काम बाकी है। लेकिन जिन लोगों ने देश के बुनियादी ढांचे को अव्यवस्थित किया, ये प्रश्न उठाएंगे, उनकी नैतिकता कहां है? जी सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखेंगे हम लोग कि आगे जब मानसून सेशन शुरू हो रहा है तो वहां पर फिर विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाएगा, तो आप लोग कैसे जवाब देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।